भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 मौलिक एवं मूल अधिकार। मौलिक अधिकारों से संबंधित परामर्श समिति का गठन सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में तथा मौलिक अधिकार का गठन जे.बी. कृपलानी की अध्यक्षता में हुआ। मौलिक अधिकारों से संबंधित परामर्श समिति का गठन सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में तथा मौलिक अधिकारों का गठन आचार्य जे.बी. कृपलानी की अध्यक्षता में हुआ। नेक्स्ट, दोनों समितियों की रिपोर्ट के आधार पर भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों से जोड़ा गया जो अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए गए। इसी कारण भाग 3 को मैग्ना कार्ता महाधिकार पत्र कहा जाता है। इस दोनों समितियों की रिपोर्ट के आधार पर भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों को से जोड़ा गया जो अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए गए। इसी कारण भाग 3 को मैग्ना कार्ता अधिकार पत्र कहा जाता है। मौलिक अधिकारों की प्रकृति निषेधात्मक है। इन्हें कभी भी हटाया नहीं जा सकता। प्रत्येक व्यक्ति के जन्म लेते ही उसे 6 मौलिक अधिकार प्राप्त किए जाते हैं। कोई भी व्यक्ति संविधान द्वारा प्रदान किए गए 6 मौलिक अधिकारों का स्वेच्छा से त्याग नहीं कर सकता। कोई भी व्यक्ति संविधान द्वारा प्रदान किए गए 6 मौलिक अधिकारों का स्वेच्छा से त्याग नहीं कर सकता। 6 मौलिक अधिकार निम्न हैं: समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। नेक्स्ट, अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा। भारत सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, अन्य प्रतिनिधि वह संगठन या संस्थान जिन्हें राज्य वित्तीय अनुदान देता है। भारत सरकार राष्ट्रपति होगा, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। राज्य सरकार राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। स्थानीय सरकार स्थानीय स्वशासन, नगरीय स्वशासन। अनुच्छेद 13 के अनुसार इसमें मौलिक अधिकारों की अल्पीकरण करने की विधियों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 13 में मौलिक अधिकारों के अल्पीकरण करने की विधियों का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 14 से 18 समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता या विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समानता को इंग्लैंड के संविधान से तथा विधियों के समान संरक्षण को अमेरिका से ग्रहण किया गया। अनुच्छेद 15(1) राज्य किसी भी भारतीय व्यक्ति से धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। 15 भाग 2 राज्य सार्वजनिक भोजनालय, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान, कुआं, तालाब, घाट, सड़क, अन्य स्थानों पर भेदभाव नहीं करेगा। 15(3) राज्य महिलाओं एवं बच्चों हेतु विशेष प्रावधान कर सकता है। 15(4) SC, ST तथा OBC को सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से उन्नति के लिए प्रावधान करना। 15(5)
इसे 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। इसके अनुसार अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्तियों को शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण दिया जाएगा। नेक्स्ट, अनुच्छेद 15(3), 15(4), 15(5) समानता के अधिकार का उल्लंघन करते हैं, अर्थात यह अपवाद हैं। नेक्स्ट, अनुच्छेद 16 लोक नियोजन या सरकारी नौकरी। अनुच्छेद 16(1) के अनुसार लोक नियोजन में अवसर की समानता। 16(2) राज्य लोक नियोजन में धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान, वंश आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। 16(3) के अनुसार राज्य अपने अधीन नियोजन के लिए निवास विषयक योग्यता निर्धारित कर सकता है। 16(4) राज्य की राय में यदि कोई जाति सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़ी है तो राज्य उस जाति के उत्थान के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है। अनुच्छेद 16(4) को अनुच्छेद 335 के साथ मिलाकर पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि राज्य SC व ST के लिए परीक्षा में न्यूनतम अंक एवं प्रमोशन में आरक्षण दे सकता है। अनुच्छेद 16(4) को अनुच्छेद 335 के साथ मिलाकर पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि राज्य SC व ST के लिए परीक्षा में न्यूनतम अंक एवं प्रमोशन में आरक्षण दे सकता है। भाग 16(5) धार्मिक आधार पर आरक्षित। अनुच्छेद 16(3), 16(4), 16(5) समानता के अधिकार का अपवाद हैं। नेक्स्ट, अनुच्छेद 17 अस्पष्टता की समाप्ति। अनुच्छेद 17 में प्रावधान किया गया है कि छुआछूत को किसी भी रूप में लागू करना अपराध होगा और कानून के आधार पर यह दंडनीय अपराध होगा, जिसके लिए सजा का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 17 को अस्पृश्यता की समाप्ति व छुआछूत के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट, भारतीय संसद द्वारा 1955 में अस्पृश्यता अधिनियम पारित किया गया, जिसे वर्तमान में सिविल अधिकार संरक्षण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 के अनुसार भारत सरकार द्वारा किसी व्यक्ति को सरकारी उपाधि प्रदान नहीं की जाएगी। संविधान के मनाही के बावजूद भी भारत सरकार द्वारा पद्म पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। नेक्स्ट, स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22। अनुच्छेद 19 वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत मूल संविधान में प्रत्येक भारतीयों को 7 स्वतंत्रताएं परंतु वर्तमान में 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं। अनुच्छेद 19(1) के अनुसार प्रत्येक भारतीय व्यक्ति वाक, बोलना एवं अभिव्यक्ति विचार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसी अनुच्छेद के तहत प्रेस एवं मीडिया को स्वतंत्रता प्रदान की गई है। नोट, इसी अनुच्छेद के तहत प्रेस एवं मीडिया को स्वतंत्रता प्रदान की गई है। 19(1) प्रत्येक भारतीय व्यक्ति को शांतिपूर्ण, असशस्त्र एवं बेधर्म सम्मेलन करने का अधिकार होगा। धरना प्रदर्शन। अनुच्छेद 19(1) के अनुसार प्रत्येक भारतीय व्यक्ति को शांतिपूर्ण, असशस्त्र एवं बेधर्म सम्मेलन करने का अधिकार होगा, धरना करने का। अनुच्छेद 19(1) के अनुसार प्रत्येक भारतीय व्यक्ति को संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट, इसी अनुच्छेद के आधार पर राजनीतिक पार्टियों का गठन किया जाता है।
अनुच्छेद 19(1) घ के अनुसार प्रत्येक भारतीय व्यक्ति को भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर किसी भी राज्य में भ्रमण करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19(1) अड़ा के अनुसार प्रत्येक भारतीय व्यक्ति को भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर किसी भी राज्य में स्थायी रूप से बसने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19(1) चा संपत्ति का अधिकार यह संविधान से विलोपित कर दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को यहाँ से हटाकर संविधान के अनुच्छेद 300 का में रखा गया है, जो अब कानून एवं विधिक अधिकार है। अनुच्छेद 1 चा के अनुसार संपत्ति का अधिकार यह संविधान से विलोपित कर दिया गया, हटा दिया गया है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को यहाँ से हटाकर संविधान के अनुच्छेद 300 का में रखा गया है, जो अब कानूनी या विधि अधिकार है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 19(1) छा के अनुसार प्रत्येक भारतीय व्यक्ति को भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी राज्य में व्यापार करने की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 20 अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 20(1) के अनुसार किसी भी व्यक्ति को किसी भी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक कि उसने किसी लागू कानून या धारा का उल्लंघन नहीं किया हो। अनुच्छेद 20(1) के अनुसार किसी भी व्यक्ति को किसी भी अपराध के लिए तब तक दोषी नहीं माना जाएगा जब तक कि उसने किसी लागू कानून या धारा का उल्लंघन नहीं किया हो। अनुच्छेद 20(2) के अनुसार किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाता है। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाता है, अर्थात संविधान दोहरे दंड से सुरक्षा करता है। अनुच्छेद 20(3) के अनुसार किसी भी अपराध के लिए अपराधी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाह देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। किसी भी अपराध के लिए अपराधी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाह देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, परंतु यदि कोई व्यक्ति अपना अपराध स्वीकार कर लेता है तो यह अनुच्छेद 20(3) का उल्लंघन नहीं होगा। नेक्स्ट, अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसके अंतर्गत जीवन का अधिकार शामिल है। इसके अंतर्गत जीवन का अधिकार शामिल है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की परिभाषा संविधान के किसी भी अनुच्छेद में स्पष्ट नहीं की गई है, परंतु भारतीय संसद द्वारा समय समय पर इसे स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है, जो निम्न है। विदेश भ्रमण की स्वतंत्रता, अच्छे पर्यावरण का अधिकार, निःशुल्क कानूनी सहायता का अधिकार, एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार, पीने योग्य शुद्ध जल का अधिकार, फांसी की सजा के विलंब के विरुद्ध अधिकार, अच्छी सड़कों का अधिकार। नेक्स्ट, 95वें संविधान संशोधन अधिनियम 85वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में
अनुच्छेद 21 का को जोड़ा गया, जिसके अनुसार 6 से 14-22 आयु के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था राज्य करेगा। 85वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में अनुच्छेद 21 का को जोड़ा गया, जिसके अनुसार 6 से 14-22 आयु के बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था राज्य करेगा। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण। अनुच्छेद 22 गिरफ्तार होने वाली व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करता है। नेक्स्ट, इसके अनुसार गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति पुलिस गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति अपराधी को 24 घंटे के अंदर सशरीर निकटतम न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करेगा। गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति को वकील के माध्यम से अपना पक्ष रखने का अधिकार होगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। अनुच्छेद 23 के अनुसार मानव के व्यापार एवं बलात् श्रम बेगार को प्रतिबंधित किया गया है। अनुच्छेद 24 के अनुसार कारखानों, होटलों तथा खतरनाक रासायनिक उद्योगों में 14-22 से कम आयु के बच्चों को काम पर नहीं लगाया जाएगा। नेक्स्ट, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28। अनुच्छेद 25 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपने अंतर आत्मा की स्वतंत्रता के आधार पर किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 26 के अनुसार प्रत्येक समुदाय धर्म को अपने द्वारा स्थापित संस्थाओं के माध्यम से धार्मिक कार्यों में प्रबंध करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 27 के अनुसार भारतीय व्यक्तियों को धार्मिक कर से मुक्त किया गया है, अर्थात किसी भी व्यक्ति को ऐसा कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाता है जिससे मिलने वाली आय को किसी धर्म विषय पर व्यय किया जाए। अनुच्छेद 28 के अनुसार कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना प्रार्थना में उपस्थित होने के संबंध में राज्य द्वारा संचालित या आर्थिक सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाएगी। राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त गैर सरकारी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा प्रदान की जा सकती है, परंतु उसमें उपस्थित होने के लिए विद्यार्थी को बाध्य नहीं किया जाएगा। अल्पसंख्यकों का शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 से 30। अनुच्छेद 29 के अनुसार अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण संपूर्ण भारतीय शिष्य क्षेत्र में किया जाएगा। भारत के राज्य क्षेत्र में निवास करने वाले अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 29 के अनुसार अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण संपूर्ण भारतीय राज्य क्षेत्र में किया जाएगा। भारत के राज्य क्षेत्र में निवास करने वाले अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को अपनी भाषा, लिपि व संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 300 के अनुसार अल्पसंख्यक वर्ग के लोग अपनी रुचि के अनुसार शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित कर सकते हैं तथा उनका प्रबंधन कर सकते हैं। नोट, अनुच्छेद 31 में संपत्ति के अधिकार का वर्णन था, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 300 का में रखा गया है।
नेक्स्ट, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान में भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित मौलिक अधिकारों को सुरक्षा प्रदान करता है। इन मौलिक अधिकारों की सुरक्षा अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय SC तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा की जाती है। दोनों न्यायालय मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु इन पर 5 प्रकार की रिट या याचिका निकालते हैं, जो निम्न है। दोनों न्यायालय मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु 5 प्रकार की रिट या याचिका निकालते हैं, जो निम्न है। नोट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा है। नेक्स्ट, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कोर्पस। नेक्स्ट, परमादेश, मेंडस, उत्प्रेषण, प्रोहिबिटेशन, प्रतिषेध, डिस्पैच। अधिकार परीक्षा। बंदी प्रत्यक्षीकरण यह एक आदेशात्मक रिट है। बंदी प्रत्यक्षीकरण यह एक आदेशात्मक रिट है जिसे इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। जिसका शाब्दिक अर्थ होता है शरीर प्राप्त करना, अर्थात गिरफ्तार करने वाला व्यक्ति गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर सशरीर निकटतम न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करेगा। नेक्स्ट, परमादेश यह एक विवेकाधीन रिट है। परमादेश यह एक विवेकाधीन रिट है जिसमें सार्वजनिक पद पर बैठे किसी अधिकारी को अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए कहा जाता है। यह एक विवेकाधीन रिट है जिसमें सार्वजनिक पद पर बैठे किसी अधिकारी को अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए कहा जाता है। नोट, राष्ट्रपति व राज्यपाल के विरुद्ध यह रिट जारी नहीं होती है। नेक्स्ट, उत्प्रेषण यह एक न्यायिक रिट है जिसमें शीर्षस्थ न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध जारी करता है। यह एक न्यायिक रिट है जिसमें शीर्षस्थ न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय के विरुद्ध जारी करता है। इसमें अधीनस्थ न्यायालय में चल रहे मुकदमे को शीर्षस्थ न्यायालय या तो अपने पास मंगा लेता है या किसी अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर देता है। प्रतिषेध यह एक न्याय रिट है। इसमें शीर्षस्थ न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय में चल रहे मुकदमे को रोकने का अधिकार दिया जाता है। अधिकार परीक्षा जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके लिए वह योग्य नहीं है, तो न्यायालय इस रिट के माध्यम से उस व्यक्ति से यह पूछता है कि वह किस आधार पर इस पद पर कार्य कर रहा है। समुचित उत्तर न देने पर वह व्यक्ति पद से हट जाएगा। अधिकार परीक्षा जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके लिए वह योग्य नहीं है, तो न्यायालय इस रिट के माध्यम से उस व्यक्ति से यह पूछता है कि वह किस आधार पर इस पद पर कार्य कर रहा है। समुचित उत्तर न देने पर वह व्यक्ति पद से हट जाएगा। अन्य तथ्य, मौलिक अधिकार बाध योग्य है, अर्थात इसके उल्लंघन होने पर न्यायालय में जाया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत SC में तथा अनुच्छेद 226 के तहत SC में मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। मौलिक अधिकारों को कभी हटाया नहीं जा सकता है, किंतु इनका निलंबन सस्पेंस
किया जा सकता है, परंतु अनुच्छेद 20 व 21 का निलंबित भी नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 20 को निलंबित भी नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 358 व अनुच्छेद 359 में मौलिक अधिकारों के निलंबन की प्रक्रिया का वर्णन है। अनुच्छेद 359 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के समय मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 19(1) का में वाक एवं अभिव्यक्ति के अधिकार का वर्णन है, जिसमें वाक शब्द इंग्लैंड के संविधान से जबकि अभिव्यक्ति शब्द भारतीय संविधान की विशेषता है। संविधान के अनुच्छेद 1 का में वाक एवं अभिव्यक्ति के अधिकार का वर्णन है, जिसमें वाक शब्द इंग्लैंड के संविधान से जबकि अभिव्यक्ति शब्द भारतीय संविधान की विशेषता है। केवल भारतीय व्यक्तियों को प्राप्त मौलिक अधिकार 5 अनुच्छेद 15, 16, 19, 29, 30। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30 नकारात्मक अभिव्यक्ति वाले मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 28 सकारात्मक अभिव्यक्ति वाले मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30 और अनुच्छेद 32। नेक्स्ट भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था, जिसके लिए सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र का लक्ष्य रखा गया हो। इन्हें आयरलैंड के संविधान से ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट, नीति निर्देशक तत्व अबाध योग हैं। नीति निर्देशक तत्व अबाध योग हैं, अर्थात इन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू नहीं कराया जा सकता है। इन्हें राज्य तभी लागू करते हैं जब उनके पर्याप्त संसाधन हैं। नेक्स्ट, अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा है अनुच्छेद 12 के जैसी। अनुच्छेद 37 नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, परंतु इन्हें शासन में आवश्यक माना गया है, अतः इन्हें लागू करना राज्य का कर्तव्य है। अनुच्छेद 38 सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता की स्थापना का प्रयास करना तथा आय एवं अवसरों की असमानताओं को दूर करने का प्रयास करना। अनुच्छेद 39 स्त्री एवं पुरुष सभी के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना एवं स्त्री एवं पुरुष को समान कार्य के लिए एक समान वेतन उपलब्ध करना। अनुच्छेद 39 के अनुसार स्त्री एवं पुरुष सभी के लिए आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराना एवं स्त्री एवं पुरुष को समान कार्य के लिए एक समान वेतन उपलब्ध कराना। अनुच्छेद 39 का के अनुसार समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता। समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता। अनुच्छेद 39 जा शोषण से महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा। अनुच्छेद 39 जा के अनुसार शोषण से महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 41 काम पाने का अधिकार। इसी अनुच्छेद के तहत रोजगार गारंटी योजना संचालित है, जिसमें प्रत्येक परिवार को 150 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है।
अनुच्छेद 41 के अनुसार रोजगार गारंटी योजना संचालित है, जिसमें प्रत्येक परिवार को 150 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। अनुच्छेद 42 के अनुसार राज्य पोषण स्तर एवं जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास करेगा तथा इसी के अनुसार महिलाओं को प्रसूति सहायता प्रदान करने की व्यवस्था है। अनुच्छेद 42 के अनुसार राज्य पोषण स्तर एवं जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास करेगा तथा इसी अनुच्छेद के अनुसार महिलाओं को प्रसूति सहायता प्रदान करने की व्यवस्था है। अनुच्छेद 43 कुटीर उद्योगों का विकास। अनुच्छेद 43 का उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी। अनुच्छेद 43 का उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी। नेक्स्ट अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करना। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करना। यह अनुच्छेद गोवा में लागू है। अनुच्छेद 45 के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क एवं अभिमान शिक्षा प्रदान करना। इसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। नेक्स्ट अनुच्छेद 47 नशीले एवं मादक पदार्थों के उपयोग पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 47 नशीले एवं मादक पदार्थों के उपयोग पर प्रतिबंध। अनुच्छेद 48 के अनुसार कृषि एवं पशुपालन को संगठित एवं विकसित करना। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण सुरक्षा, वन्यजीव सुरक्षा एवं पशु वध कर रोक। नेक्स्ट अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व की इमारतों की सुरक्षा। राष्ट्रीय महत्व की इमारतों की सुरक्षा। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका में न्यायपालिका का पृथक्करण। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 भारत की विदेश नीति का वर्णन। नोट नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति सकारात्मक है। भाग 4 का अनुच्छेद 51 का मौलिक कर्तव्य। भाग 4 का अनुच्छेद 51 का मौलिक कर्तव्य भारत के मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल नहीं किया गया था, परंतु सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के द्वारा भाग 4 में भाग 4 का तथा अनुच्छेद 51 का को जोड़कर 10 मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया। वर्तमान में मौलिक तथ्यों की संख्या 11 है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है, जिन्हें जापान रूस से लिया गया है, जो निम्न है। पहला, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। नेक्स्ट, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें तथा उसे अक्षुण्ण बनाएं। नेक्स्ट, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र रक्षा के लिए तत्पर रहें। भारत के सभी लोगों में समरसता एवं समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश की सीमाओं से परे हो। साथ ही उन प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। नेक्स्ट, हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उनका पालन करें। नेक्स्ट, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, वन्य जीव जंतुओं तथा प्राणियों के प्रति दया भाव रखें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद तथा ज्ञान अर्जन की भावना का विकास करें। नेक्स्ट, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें तथा हिंसा से दूर रहें। नेक्स्ट, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में
उत्कर्षण की ओर बढ़ने का प्रयास करें, जिससे राष्ट्र नई ऊंचाइयों को छू सके। वह माता पिता या संरक्षक जिनके बालक की उम्र 6 से 14 वर्ष है, उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिलाने के लिए भेजें। इसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया। भारत की शासन व्यवस्था। भारत एक लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली वाला देश है। भारत एक लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली वाला देश है। भारत में शासन की शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया है, जो निम्न है। भाग 5 अनुच्छेद 52 से 151 शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था को निम्न 3 भागों में बांटा गया है। कार्यपालिका, विधायिका, राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्तियाँ। न्यायपालिका। भाग 5 अध्याय 4 अनुच्छेद 124 से 147 कैग सीएजी नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। भाग 5 अध्याय 5 अनुच्छेद 148 से 151 कार्यपालिका। भाग 5 अध्याय 1 अनुच्छेद 52 से 78 विधायिका। भाग 5 अध्याय 2 अनुच्छेद 79 से 122 राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति। भाग 5 अध्याय 3 अनुच्छेद 123 न्यायपालिका। भाग 5 अध्याय 4 अनुच्छेद 124 से 147 कैग नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। भाग 5 अध्याय 5 अनुच्छेद 148 से 151। नेक्स्ट, भारत की कार्यपालिका एवं संघ की कार्यपालिका। भारत एक संसदीय शासन प्रणाली वाला लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। भारत एक संसदीय शासन प्रणाली वाला लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। भारत एक संसदीय शासन प्रणाली वाला लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। देश की समस्त शक्तियाँ कार्यपालिका में होती हैं। परिणाम स्वरूप हमारे देश में कार्यपालिका के 2 रूप हैं। कार्यपालिका के 2 रूप हैं। एक नाम मात्र की कार्यपालिका, इसमें राष्ट्रपति होता है, और वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री। नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। इसलिए कहा जाता है कि राष्ट्रपति राज्य करता है किंतु शासन नहीं। वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। इसलिए यह कहा जाता है कि यह शासन करता है, राज्य नहीं। राष्ट्रपति। अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 के अनुसार भारत संघ की कार्यपालिका की समस्त शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित होगी, परंतु राष्ट्रपति इन शक्तियों का उपयोग स्वयं नहीं करेगा। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। मतदाता सूची। राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्न सदस्य भाग लेते हैं: लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य एंड समस्त राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। राष्ट्रपति के निर्वाचन में निम्न सदस्य भाग लेते हैं: लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, समस्त राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा दिल्ली तथा पांडुचेरी को विधानसभा के निर्वाचित राष्ट्रपति चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया था। नेक्स्ट, अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति की चुनाव पद्धति। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति की चुनाव विधि का वर्णन है। राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष विधि से किया जाता है। राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है। इस विधि को एंड्रे सिस्टम या वरीयता पद्धति भी कहते हैं। इस विधि का जनक ब्रिटिश विद्वान हैमर था। राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व की
एकल संख्यमणीय मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है। इस विधि को एंड्रे सिस्टम या वरीयता पद्धति भी कहते हैं। इस पद्धति का जनक ब्रिटिश विद्वान हैमर था। राष्ट्रपति चुनाव में डाले गए मतों का मत मूल्य निकाला जाता है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 51(1) में विधायक के मत मूल्य का वर्णन। एक विधायक का मत मूल्य राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य की कुल निर्वाचित विधायक गुणे 1/1000। एक विधायक का मत मूल्य बराबर राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य की कुल निर्वाचित विधायक गुणे 1/1000। अनुच्छेद 52(2) में संसद सदस्यों के मत मूल्यों का वर्णन है। एक संसद सदस्य का मत मूल्य होता है समस्त राज्यों की विधानसभाओं के कुल मत मूल्य समस्त राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मतों का कुल मत मूल्य बटे कुल निर्वाचित सांसद सदस्य। नेक्स्ट, अनुच्छेद 53(3) के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव वरीयता पद्धति के आधार पर होता है। अनुच्छेद 55(3) के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव वरीयता पद्धति के आधार पर होता है, अर्थात इसमें वोट वरीयता के आधार पर डाले जाते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रपति चुनाव में सबसे पहले प्रथम वरीयता के वोटों की गिनती होती है। यदि किसी उम्मीदवार को न्यूनतम वोट कोटा डाले गए कुल मतों का 50% प्लस आधे से अधिक 50% प्लस आधे से अधिक प्राप्त हो जाता है तो वह विजयी घोषित हो जाता है। नेक्स्ट, न्यूनतम चुनाव कोटा प्राप्त न होने पर द्वितीय वरीयता की गणना होती है और ऐसा तब तक करते हैं जब तक कि कोई एक उम्मीदवार न्यूनतम चुनाव कोटा प्राप्त न कर ले। नेक्स्ट, राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार का नाम 50 प्रस्तावकों द्वारा तथा 50 समर्थकों द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार का नाम 50 प्रस्तावकों द्वारा तथा 50 समर्थकों द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। इस चुनाव में जमानत राशि 15,000 रुपये होती है। यदि किसी उम्मीदवार को डाले गए कुल मतों का 1/6वां भाग प्राप्त नहीं होता है तो उसकी जमानत राशि जमा हो जाती है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पद अवधि या कार्यकाल। राष्ट्रपति की पद अवधि या कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक राष्ट्रपति पद धारण करेगा। नेक्स्ट, पद की अवधि समाप्त होने पर भी वह तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकार नया राष्ट्रपति पद ग्रहण न कर ले। नेक्स्ट, अनुच्छेद 62 में यह व्यवस्था है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले नए राष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाएगा, परंतु यदि चुनाव नहीं हो पाता है तो अधिकतम 6 माह के अंदर चुनाव कराना आवश्यक होगा। अनुच्छेद 62 में यह व्यवस्था है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले नए राष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाएगा, परंतु यदि चुनाव नहीं हो पाता है तो अधिकतम 6 माह के अंदर चुनाव कराना आवश्यक होगा। नेक्स्ट, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र भारत के उपराष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के पद त्याग मृत्यु पद से हटाए जाने पर भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। भारत के राष्ट्रपति के पद त्याग मृत्यु पद से हटाए जाने पर भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति पद के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। अनुच्छेद 57 एक बार राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद कोई भी व्यक्ति दोबारा राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो सकता है। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति पद की योग्यताएं।
राष्ट्रपति पद की योग्यताएं: भारत का नागरिक होगा, आयु 35 वर्ष या उससे अधिक हो, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, भारत सरकार के अधीन लाभ का पद धारण न करता हो। भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष या उससे अधिक हो, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, सरकार के अधीन लाभ का पद धारण न करता हो। नेक्स्ट, अनुच्छेद 59, राष्ट्रपति पद की शर्तें। राष्ट्रपति संसद राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा, वह लाभ का पद धारण नहीं करेगा, राष्ट्रपति संसद द्वारा निर्धारित वेतन एवं भत्तों को प्राप्त करता है तथा उसे निःशुल्क आवास प्रदान किया जाता है। वर्तमान में राष्ट्रपति को 5 लाख प्रति माह वेतन प्राप्त होता है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 60, शपथ। राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। अनुच्छेद 61, महाभियोग। राष्ट्रपति को पद से हटाने की क्रिया महाभियोग कहलाती है। उसका महाभियोग संविधान के उल्लंघन के आधार पर लाया जाता है। महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन से प्रारंभ किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए 14 दिन पूर्व 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर से सदन के अध्यक्ष को सूचित किया जाता है। महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन से प्रारंभ किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए 14 दिन पूर्व 1/4 सदस्यों की हस्ताक्षर से सदन के अध्यक्ष को सूचित किया जाता है। महाभियोग प्रारंभ करने वाला सदन यदि इस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित कर देता है तो यह दूसरे सदन को भेजा जाता है। दूसरे सदन में राष्ट्रपति स्वयं या अपने प्रतिनिधि या अपने वकीलों के माध्यम से अपना पद छुड़वाता है, परंतु यदि दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से पारित कर देता है तो राष्ट्रपति पद से हट जाएंगे। नेक्स्ट, पद में रहते हुए उसके द्वारा किए गए कार्यों को असंवैधानिक नहीं किया जाएगा। अन्य तथ्य: डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे जो लगातार 2 बार रहे। भारत के प्रथम मुस्लिम डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। भारत के निर्विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। भारत के निर्विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। राष्ट्रपति भी गिरी के चुनाव में द्वितीय वरीयता की मतगणना की गई थी। राष्ट्रपति भी गिरी की चुनाव में द्वितीय वरीयता की मतगणना की गई थी। प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल थी। प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल थी। वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। भारत में अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लाया गया। भारत सरकार के समस्त शासकीय कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। केंद्र तथा राज्यों के समस्त कर्मचारी राष्ट्रपति के अधीन होते हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रपति की शक्तियाँ। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को अनेक शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। राष्ट्रपति एक ओर जहाँ कार्यपालिका का प्रमुख होता है, वहीं दूसरी ओर विधायिका भी प्रमुख होता है। इसकी शक्तियों को 2 भागों में विभाजित, जैसे सामान्य शक्तियाँ और आपातकालीन शक्तियाँ। आपातकालीन शक्तियाँ: भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को 3 आपातकालीन शक्तियाँ हैं। 1, राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 352। नेक्स्ट, संवैधानिक तंत्र की विफलता, राष्ट्रीय शासन, अनुच्छेद 356। वित्तीय आपातकाल, अनुच्छेद 360। अनुच्छेद आधार आय, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रीय शराब और वित्तीय आपात, अनुच्छेद
352 युद्ध वाद आक्रमण